बात नंदनपुर नामक गांव की है, जहां जमींदार सूरज और उसकी पत्नी आरती बड़ी ही खुशी के साथ रहा करते थे। एक दिन वो दोनों आपस में बैठकर बातें कर रहे थे, तभी जमींदार जी बोले। काफी समय हो गया है आरती हमें यहाँ रहते हुए, और गांव वाले मुझे किसी मसीहा से कम नहीं समझते। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। मैं तो भगवान जी से यही प्रार्थना करती रहती हूँ कि आपका अतीत गांव वालों को कभी भी पता न चले, नहीं तो उनका विश्वास भी आप पर से टूट जाएगा और वो आपसे नफरत भी करने लगेंगे। तुम ये फालतू बातें क्यों कर रही हो आरती? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि भूल जाओ वो सब कुछ। अब मैं जमींदार हूँ और यही मेरे जीवन का सच है। वो लोग ये बातें कर रहे थे कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। आरती ने दरवाजा खोला तो सामने नंदू खड़ा था। आरती नंदू को बैठाकर अंदर चली गई। तभी जमींदार सूरज बाहर आया तो नंदू ने उन्हें देखकर बोला। जमींदार जी, मुझे 2000 की सख्त जरूरत है, कृपया करके आप दे दीजिए, मैं आपको जल्द ही लौटा दूंगा। ठीक है नंदू, तुम बैठो, मैं तुम्हें अभी 2000 ला कर देता हूँ। सूरज ने अंदर से 2000 लाकर नंदू के हाथ में थमा दिए। नंदू पैसे लेकर बहुत खुश हुआ और बोलने लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार जी, आप तो हम सभी गांव वालों के मसीहा हैं। ऐसा कहकर नंदू वहाँ से चला गया। शाम को आरती अपने पति सूरज से बोलने लगी। अजी सुनिए ना, मैं कह रही थी कि चलिए हम बाजार की तरफ चलते हैं। मुझे कुछ चीजों की खरीदारी भी करनी है और ऐसे ही अपना टहलना भी हो जाएगा। ठीक है आरती, तुम तैयार हो जाओ, हम शाम को निकलेंगे। शाम होते ही आरती और सूरज पैदल ही बाजार टहलने के लिए निकल जाते हैं। आरती ने अपनी जरूरत की और जरूरत के घर की चीजों की सारी सामानों की खरीदारी की। उसके बाद वो एक दुकान पर पहुँचे, जहाँ से आरती ने एक चप्पल ली। तभी दुकानदार सूरज से बोल उठा। भाई साहब, मैंने पहले आपको कहीं देखा है, परंतु याद नहीं आ रहा कि कहाँ देखा। हाँ, देखा होगा, मैं इसी गांव का जमींदार हूँ, काफी समय से यहाँ रह रहा हूँ। अच्छा, लेकिन मैंने आपको इस गांव में नहीं बल्कि कहीं और देखा है। दुकानदार की बातों को सुनकर अब सूरज कुछ सक पका गया और बोलने लगा। अरे भाई, आते जाते देखा होगा कहीं, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? कितने पैसे हुए? पैसे लो और हमें जाने दो। सूरज ने दुकानदार को पैसे थमा दिए और दोनों पति पत्नी वहाँ से चल दिए। रास्ते में उन्हें जमुना ताई मिली। जमुना ताई के साथ एक दुबली पतली सुंदर सी लड़की भी थी। जमुना ताई जमींदार जी को देखकर बोलने लगी। अरे जमींदार जी, अच्छा हुआ आप मुझे यहीं मिल गए, मैं आप ही के घर पर तो आ रही थी। हाँ जमुना ताई, बताओ क्या बात है? जमींदार जी, ये लड़की बरखा है, ये अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहती है। इसे काम की बहुत सख्त जरूरत है, इसलिए सोचा कि आपके घर पर काम पर लगवा दो इसे, बेचारी लड़की का भी कुछ भला हो जाए। तो बरखा दिखने में बहुत सुंदर थी। जमींदार ने उसे ध्यान से देखा और मन में सोचने लगा। इतनी सुंदर नौकरानी, इसे तो रानी बनाकर रखना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, अभी तो मैं इसे अपने घर की नौकरानी ही बना लेता हूँ, बाद में देखूंगा क्या करना है। और यही सब कुछ सोचकर सूरज जमींदार झट से जमुना ताई से बोल उठा। अरे जमुना ताई, इसमें पूछने वाले क्या बात है? बेचारी परेशान है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। आप तो आज ही इसे हमारे घर भेज दो, हमारे ही घर में रह लेगी और काम भी देख लेगी, और इसी तरह आरती को भी थोड़ा आराम हो जाएगा। क्यों आरती, सही कहा ना मैंने? हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस तरह बरखा जमींदार के यहाँ काम करने लगी। जमींदार अक्सर बरखा के आसपास घूमता और उसे काटता रहता, लेकिन बरखा कभी भी ध्यान नहीं देती। जमींदार के घर का नौकर गंगा बरखा को पसंद करने लगा। धीरे धीरे बरखा भी उसे पसंद करने लगी। एक दिन गंगा बरखा से बोला। बरखा, तुम मुझे पहले दिन से ही बहुत पसंद हो। तुम बताओ, अगर मैं भी तुम्हें पसंद हूँ तो हम दोनों शादी कर लेंगे। हाँ गंगा, तुम भी मुझे बहुत पसंद हो। मैं अपने घर में शादी की बात करूँगी, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे माँ बापू मान जाएंगे। उन दोनों की बातें जमींदार सूरज छुपकर सुन लेता है। एक दिन बरखा किचन में काम कर रही थी।
तो सूरज बरखा के पास आया और बोला, बरखा, मैंने सुना कि तुम गंगा से कह रही थी कि तू उससे ब्याह करने वाली है। गंगा से ब्याह करके तुझे क्या मिलेगा? वो तो एक नौकर है। तू मेरी बनकर रहे, मैं तुझे इतनी दौलत दूंगा कि अमीर कर दूंगा। जमींदार जी, मैं आपके घर की नौकरानी हूँ। आपको मुझसे ऐसी बातें करते हुए शोभा नहीं आती है। मुझे गंगा पसंद है, मैं ब्याह तो उसी से रचाऊंगी। कृपया करके अब आप मुझसे ऐसी बातें ना करें। बरखा ऐसा कहकर घबरा कर वहाँ से चली जाती है। जमींदार ने कई बार बरखा से अपनी बात मनवाने की कोशिश की, लेकिन बरखा ने हर बार सख्त अंदाज से जमींदार को नकार दिया। तभी एक दिन जमींदार बरखा से बोला, बरखा, तू मुझे नहीं जानती, तूने मेरी बात नहीं मानी। अब तू देख, मैं तुझे कैसे गांव से बदनाम करके बाहर निकलवा देता हूँ। ऐसा कहकर सूरज वहाँ से चला गया। गंगा ने भी ये सारी बातें सुन ली थी। गंगा बरखा से बोल उठा, बरखा, अब हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। जमींदार हमें नहीं छोड़ेगा, वो हमें बदनाम ही कर देगा। चल यहाँ से बिना बताए भाग जाते हैं। ठीक है गंगा, चल, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। वो दोनों पीछे के दरवाजे से भाग रहे थे। तभी वो देखते हैं कि जमींदार अपने घर के पीछे किसी से बात कर रहा था। दोनों छुपकर उनकी बातें सुनने लगे। देखो सूरज, बहुत बड़ी शादी है। तुमने जीवन भर तो डाके डाले हैं, एक और बार मेरे कहने पर डाका डाल लो, फिर कभी मत डालना। गुल्लू, मैं पहले डाकू था, लेकिन इस गांव में मैं जमींदार हूँ और सभी लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं। अगर किसी को कुछ पता चल गया तो? अरे किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, वादा है? ठीक है, तो कल की डकैती पक्की। सारी बातें सुनने के बाद गंगा बरखा से बोला, सुना तूने बरखा, ये जमींदार नहीं बल्कि एक डाकू है जो जमींदार बनकर बैठा है। हाँ गंगा, ये बहुत खतरनाक भी है। चल, हम जल्दी से यहाँ से भाग जाते हैं, वरना ना जाने ये हमारे साथ क्या कर दे। अगले दिन गांव के एक बहुत बड़े सेठ भानु प्रताप के यहाँ उनकी बेटी की शादी थी। यहाँ कुछ डाकुओं ने मिलकर डाका डाला और वहाँ से चले गए। इधर अगले दिन सूरज की पत्नी आती सूरज से पूछती है, अजी सुनते हैं, हमारी नौकरानी बरखा और गंगा दोनों ही घर में कहीं नजर नहीं आ रहे। मैं उन्हें कब से तलाश कर रही हूँ। अच्छा, कहाँ जा सकते हैं वे? वही तो समझ में नहीं आ रहा जी कि आखिर दोनों अचानक से कहाँ चले गए। इधर जमींदार को गंगा और सूरज कहीं नहीं मिलते, तो वो सारे गांव में ये बात करा देता है कि गंगा और सूरज जमींदार के घर में चोरी करके भागे हैं, और जिस किसी को भी वो दिखाई दे वो उन्हें पकड़कर जमींदार के पास पेश कर दे। और दूसरी तरफ मासूम बरखा और गंगा अब शादी करने के बारे में सोच चुके थे। शादी करके बरखा के माता पिता के पास वो आ जाते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं। बरखा की माँ कहती है, बेटा, जमींदार तुम दोनों को पागलों की तरह ढूंढ रहा है। उसने सारे गांव वालों को कह दिया है कि जिसे भी तुम दोनों मिलो वो तुम्हें उनके सामने लाकर पेश करे। तुम्हारा यहाँ रुकना ठीक नहीं, तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ। लेकिन तभी गांव के कुछ आदमी वहाँ आ जाते हैं और उन दोनों को पकड़कर जमींदार के सामने ले आते हैं। तब जमींदार सूरज उन दोनों को देखकर कहता है, गंगा, तुमने बरखा को भड़काकर उसके साथ मिलकर चोरी की है। तू बहुत बुरा है, तुझे जीने का कोई हक नहीं है। बरखा, तू हट जा इसके पास से। गांव वालों, गंगा को मार डालो। गांव वाले गंगा को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी बरखा कहती है, रुक जाइए आप लोग इसकी सच्चाई नहीं जानते, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। तू भला जमींदार जी के बारे में हमें क्या बताएगी? यही कि आप लोगों का मसीहा जमींदार कोई जमींदार नहीं बल्कि एक डाकू है। वो यहाँ जमींदार बनकर बैठा है और आप लोगों को पता है ना, हमारे गांव के सेठ भानु प्रताप जी के यहाँ जो चोरी हुई वो इस सूरज और इसके साथियों ने मिलकर की थी। अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं तो एक बार इसके घर की तलाशी लीजिए, आप खुद समझ जाएंगे कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। बरखा के कहने पर एक बार तलाशी लेने में कोई बुराई नहीं है। कुछ गांव वाले जमींदार के घर की तलाशी लेते हैं तो उन्हें वहाँ सेठ जी के यहाँ से चुराया हुआ धन और पैसे मिलते हैं। अब सभी गांव वालों के सामने सूरज की असलियत साफ हो जाती है। तब गांव वाले पुलिस को फोन करते हैं और जमींदार सूरज को पुलिस के हवाले कर देते हैं। बरखा और गंगा सभी को धन्यवाद देते हैं क्योंकि गांव वालों ने उनकी बातों पर यकीन किया।
और सुखपूर्वक अपना जीवन भी व्यतीत करते हैं।